आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। वो एक तूफानी रात थी। शहर की आबादी से दूर एक घने जंगल में, जहां जानवरों की आवाजें किसी के भी दिल को दहला सकती थी। उस जंगल के बीचों बीच मैंने एक बेहद शानदार विला को देखा। मुझे लगा कि जरूर वहां कोई सन की बिलियनेयर ही रहता होगा, लेकिन जो भी था, मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। जैस्मिन नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की, जो इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर थी, उसने ये बातें एक नर्स को बताई। नर्स ने उसके रुक जाने पर पूछा, क्यों जरूरत थी तुम्हें? याद करो और मुझे बताओ। जैस्मिन ने कहा, क्योंकि मैं किसी से भाग रही थी। कोई था जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं बारिश में खुद को बचाने के लिए उस विला के गार्डन में घुस गई। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से कई नॉक किया। जब अंदर से कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया, तो मैं ठंड के मारे नीचे बैठ गई और अपने हाथों से अपने कंधों को सहलाने लगी। तभी दरवाजा खुला। मैंने सामने देखा तो मुझे किसी के पैर दिखाई दिए। उन पैरों को देख मुझे समझ आ गया कि वो एक आदमी था। मैंने उठते हुए उससे मदद मांगी। अपनी बात कहते हुए जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखना चाहता, वो आदमी पहले ही पलट चुका था। और जब उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, तो मुझे लगा कि शायद वो मेरी मदद करने के लिए तैयार था। इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब मैंने महसूस किया कि मेरे गीले कपड़ों से टपकते पानी की वजह से उस आदमी के घर में गंदगी हो रही है, तो मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी। मगर मैं इसके अलावा कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उस वक्त मुझे उस आदमी की मदद की बहुत जरूरत थी। तभी चलते चलते हुए मैं रुक गई, क्योंकि अचानक से उस घर में जल रही लाइट बंद हो गई थी। ये देख मैं डर से कांप गई। जो आदमी मेरे सामने था, उसने मुझे पकड़ा। मैंने अपने हाथों से उस आदमी के हाथों पर मारा और उससे अपने आप को छुड़ाना चाहा, मगर वो आदमी मुझे खींचकर एक कमरे के अंदर ले गया। मैंने कमरे में रखी काफी चीजों को उस पर फेंका ताकि वो मेरे करीब ना आए, मगर ये सब करते करते मैं थक गई थी और बैठकर रोने लगी। तभी मैंने उस शख्स के हाथ अपने शरीर पर महसूस किए। मैं बेजान से उसे अपने साथ सब कुछ करने दे रही थी। उसने मुझे बिस्तर पर फेंका और मेरे हाथों और पैरों को बांध दिया। इसके बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ बताओ? क्या उसने तुम्हारा रेप किया? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? नर्स ने कई बार पूछा, मगर जैस्मिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नर्स जो जैस्मिन को हिप्नोटिस कर रही थी, वो उसके बेहोश होने पर कमरे से बाहर निकल गई। उसने बाहर आकर किसी को फोन किया और बोली, उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है, मगर आज उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो आप यहाँ आ रहे हैं ना? फोन की दूसरी ओर से बोल रहे इंसान ने उससे कुछ कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में जैस्मिन को होश आया और वो लेबर पेन से कराहने लगी। डॉक्टरों की 3 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार जैस्मिन ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जैस्मिन ने जब अपने बेटे को देखा, तो वो उसे गले लगाकर काफी देर तक रोने लगी। जब नर्स उसके बेटे को ले गई, तो उसने कुछ देर की नींद लेनी चाहिए, मगर तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, तुम बेशर्म नाजायज औलाद, तुमसे उम्मीद भी क्या कि जा सकती थी। एक 40 साल की सुंदर औरत चिल्लाते हुए उस हॉस्पिटल वार्ड में आई जहां जैस्मिन थी। उस औरत की आवाज सुन जैस्मिन ने बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया और अचानक उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। वो औरत उसकी माँ थी, जिससे जैस्मिन बहुत डरती थी। उसकी माँ को अभी अभी पता चला था कि जैस्मिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उनका गुस्सा अपनी हर हद पार कर चुका था और अब उन्होंने बिना जैस्मिन की हालत देखे कि अभी उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, उन्होंने उसके रेशमी बालों को पकड़ लिया और उसे घसीटकर हॉस्पिटल वार्ड से बाहर ले गई। नर्सेस भी ऐसी हैवान माँ को देखकर अंदर तक कांप गई, लेकिन उनकी उस औरत के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। दरअसल जैस्मिन के साथ पिछले 11 महीनों में क्या हुआ, वो कहाँ थी, उसे ये कुछ भी याद नहीं था। बस उसे अभी अभी अपनी पिछली जिंदगी याद आई थी, जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देने के दर्द के साथ ही उसके बचपन की दर्द भरी यादें उसे याद आने लगी कि कैसे उसकी माँ के सुसाइड के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई और उसके रिश्तेदारों ने उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया, जिसके बाद पीटर स्मिथ और अलीना स्मिथ ने उसे गोद लिया। कुछ सालों तक सब ठीक था, लेकिन जब विलियम अचानक सब छोड़कर कहीं चले गए, तो जैस्मिन की लाइफ फिर से बेरंग हो गई। अलीना ने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया और उसे घर में नौकरों की तरह रखा।
उसकी 20 साल की जिंदगी में अलीना ने उसे एक दिन भी सुकून से नहीं जीने दिया था, मगर फिर भी उस जिंदगी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपना कहने के लिए एक परिवार तो था। वही सोचकर वो खुश रहती थी। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त चली गई और वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, उसके पेट में किसका बच्चा था, और सबसे जरूरी बात, इतना दर्द देकर उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा तक उससे छीन लिया गया, और इसके बावजूद उसकी माँ उसे सबके सामने मार रही थी। ये सब अब जैस्मिन के लिए असहनीय होता जा रहा था। जैस्मिन ने अपने पेट को पकड़ा और उठकर खड़े होते हुए कहा, बस मम्मा, बहुत हुआ। आपको मुझसे इतनी तकलीफ है तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। फिर कोई नहीं कहेगा कि मैंने आपके परिवार का नाम खराब कर दिया। यू बिच, तुझे क्या लगा कि मैं इतने साल तुझ पर पैसे लगाने के बाद ऐसे ही तुझे जाने दूंगी? नहीं, तुझे अपना बच्चा चाहिए ना? जा, जो तुझे करना हो कर ले, लेकिन वो बच्चा तुझे नहीं मिलेगा। डॉक्टर कहाँ है वो नाजायज बच्चा? मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। अलीना की बात सुन जैस्मिन ने उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं मम्मा, ऐसा मत करो उसके साथ। वो नन्ही सी जान है, उसकी क्या गलती है? अगर आपको सजा ही देनी है तो मुझे दीजिए। चुप, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, कहकर उन्होंने जैस्मिन को धक्का दिया और डॉक्टर से कहा, अपनी जॉब बचाना चाहते हो तो उस बच्चे को अभी मेरे सामने लाओ। अलीना की बात सुनकर उस डॉक्टर ने अपना सिर झुका लिया। भले ही वो स्मिथ फैमिली के एहसानों के तले दबा था, लेकिन उसमें वो करने की हिम्मत नहीं थी जो अलीना ने कहा था। उस डॉक्टर को अपनी बात ना मानता देख अलीना ने गुस्से में वहां खड़ी नर्स की ओर मुड़कर कहा, यहाँ क्या खड़ी देख रही हो? जाओ और उस बच्चे को लेकर मेरे पास आओ। नर्स अलीना की बात सुनकर बच्चे को लेने जाती है। कुछ देर बाद वो हड़बड़ी में बाहर आती है और चिल्लाकर कहती है, बच्चा वहां नहीं है। मैंने हर जगह अच्छे से चेक किया, लेकिन मैडम वो नहीं मिला। शायद उसे कोई ले गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उसे आसमान खा गया है? जमीन निकल गई। मैं इस हॉस्पिटल पर केस कर दूंगी। मुझे वो नाजायज औलाद चाहिए, वरना याद रखना मैं क्या क्या नहीं कर सकती। वहीं अपने बच्चे के खो जाने की बात सुनकर जैस्मिन तो लगभग अपने सेंसेस खोने लगी थी और कमजोरी की वजह से वो बेहोश ही हो गई। डॉक्टर ने अलीना के पास आकर कहा, मैडम क्या हम पुलिस को कॉल करें? अलीना ने कहा, नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम चुपचाप पता करो कि उस बच्चे को कौन लेकर गया है। एक नर्स ने आगे आकर कहा, मैडम आज एक नई नर्स ज्वाइन हुई थी जिस पर मुझे शक था। मुझे लगता है वही उस बच्चे को चुरा कर ले गई है। तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? उसे ढूंढो, अलीना ने तेज आवाज में कहा। वहीं उस डॉक्टर ने अलीना के पास आकर कहा, मैडम क्या हम पुलिस को कॉल करें? अलीना ने कहा, नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम चुपचाप पता करो कि उस बच्चे को कौन लेकर गया है। मैडम मैंने अभी कुछ देर पहले उसे हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा है। नर्स ने फिर से डरते हुए कहा। अलीना ने कहा, ठीक है, मैं उसे देखती हूँ। तुम जैस्मिन को स्मिथ हाउस पर ड्रॉप करवा देना और हाँ, ध्यान रहे किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि इसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। कहकर अलीना जल्दी जल्दी हॉस्पिटल बिल्डिंग से बाहर आई तो उसने देखा कि कुछ 20 से भी ज्यादा काली कलर की यूनिफॉर्म पहने आदमी दो सीधी लाइन बनाकर चल रहे थे। उनके बीच एक लड़का जा रहा था जिसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। साथ में एक लड़की भी थी। ध्यान से देखने पर अलीना को दिखाई दिया कि उसकी गोद में एक बच्चा भी था। कहीं यही तो वो नर्स नहीं जिसने जैस्मिन का बच्चा चुराया है। लेकिन इसके साथ वो लड़का तो काफी पावरफुल फैमिली से लग रहा है। अगर मैं उसके पास गई तो कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं, इसीलिए जाने देती हूँ, बाद में देख लूंगी। उस बच्चे को कहकर वो वहां से चली गई। वहीं मुंबई के पॉश इलाके में स्मिथ हाउस के अंदर जैस्मिन को जब होश आया तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। सोते वक्त भी उसकी आंखों में अपने बेटे का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे याद था जब नर्स ने उसको उसके बेटे को थमाया था तो उसके अंदर कितने एहसास उमड़ आए थे। उसका चेहरा देखकर उसे लगा था कि वो उसके लिए दुनिया से लड़ सकती है। एक वही था जिसे वो अपना कह सकती है
उसने सोच लिया था कि वो उसे कभी उन तकलीफों से नहीं गुजरने देगी जिन तकलीफों से वो खुद गुजरी थी, मगर अपने बच्चे को अपने पास महसूस कर पाने की खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी, क्योंकि अब उससे उसका बेटा छीन लिया गया था। वो सब जैस्मिन जल्दी से अपने रूम से बाहर निकली। स्मिथ हाउस के लिविंग एरिया में इंपोर्ट की गई बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए थे। यहाँ तक कि सोफे से लेकर काउच भी इंपोर्टेड थे, जिन पर बहुत ही अट्रैक्टिव कारीगरी की गई थी। सब कुछ बहुत आलीशान था, लेकिन जैस्मिन को इतना बड़ा घर भी किसी कैद से कम नहीं लगता था। वो बस रूम से निकलते ही दौड़कर अपने दादाजी के पास आई। मिस्टर स्मिथ की बॉडी पैरालाइज थी, जिसकी वजह से वो हमेशा व्हीलचेयर के ही सहारे रहते थे। वो अपनी पोती जैस्मिन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी उसके लिए कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन आज लगभग 1 साल बाद जब जैस्मिन उनके पास आई, तो जैस्मिन को देखकर उनकी आंखें चमक आईं। जैस्मिन, ये तुम हो? यहाँ आओ अपने ग्रैंडपा के पास। जैस्मिन उनके पास गई और घुटनों को फर्श पर मोड़कर बैठ गई। उसने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, ग्रैंडपा, ये मैं हूं जैस्मिन। आई एम सॉरी ग्रैंडपा, मैं आपको छोड़कर चली गई थी। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैस्मिन ने कहा, ग्रैंडपा, मॉम ने फिर से मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। ग्रैंडपा, बच्चा? हाँ ग्रैंडपा, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसे मुझसे छीन लिया गया। ग्रैंडपा, मुझसे क्यों सब कुछ छीन लिया जाता है? मैंने लोगों के साथ क्या गलत किया है जो सब मेरे साथ इतना गलत करते हैं? क्यों ग्रैंडपा? जैस्मिन की बात सुन मिस्टर स्मिथ ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा बेबी, गॉड, हम कितना हेल्पलेस है। तुम जाओ और अपने बेबी को ढूंढ कर लाओ और फिर इधर नहीं आना। ओह, कोई जरूरत नहीं है उस गंदगी को यहाँ लाने की। अलीना ने लिविंग रूम में आते हुए कहा, तुम उठो, यहाँ से उठो और अपने रूम में जाओ। प्रशांत के पेरेंट्स आते ही होंगे, और खबरदार, जो तुमने उनके सामने उस मनहूस बच्चे की बात की तो। अलीना की बात सुनकर जैस्मिन खड़ी हुई और उसने मुड़कर अलीना की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर अलीना ने कहा, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानने वाली हो? अच्छा, तो फिर ठीक है, मुझे भी वो करना पड़ेगा जो हमेशा से मैं करती आई हूँ। कहकर वो मिस्टर स्मिथ के पास आई और उसने अपनी हील को मिस्टर स्मिथ के पैरों पर रख दिया। आह अलीना, ये तुम क्या कर रही हो? अपने बड़ों के साथ ऐसे पेश आया जाता है क्या? बुढ़े, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ समझाना है तो इसे अपनी पोती को समझा कि वो प्रशांत से शादी करने के लिए मान जाए। इसमें इसका ही फायदा है। सालों से वो इसके पीछे दीवानों की तरह पड़ा है। शादी हो जाएगी तो पलकों पर बैठा कर रखेगा। मोम, ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि आप ग्रैंडा को कभी कुछ नहीं करेंगी। दूसरा, आपको प्रशांत को सब सच बताना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अलीना ने कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। अब जाओ, आराम करो। 1 हफ्ते बाद प्रशांत की फैमिली इंडिया आ रही है। उसी दिन तुम दोनों की शादी भी रजिस्टर हो जाएगी। कहकर वो कुटिलता से मुस्कुराई। उसका प्रशांत को सच्चाई बताने का कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल अपनी बाप की तरह बेवकूफ। अब जल्दी से प्रशांत इससे शादी कर ले, फिर मेरी बेटी जल्दी ही प्रशांत के दिल में रास्ता बना लेगी। आखिर साली भी आधी घरवाली होती है। 1 सप्ताह बाद जैस्मिन को क्रिश्चियन रिचुअल के हिसाब से एक ब्राइड के रूप में रेडी किया गया था। ऑफ व्हाइट गाउन में जैस्मिन बेहद खूबसूरत लग रही थी। भले ही अलीना ने उसे कह दिया था कि उसने प्रशांत को सारी सच्चाई बता दी है, लेकिन फिर भी वो खुद प्रशांत से एक बार बात करना चाहती थी। इसीलिए जब स्टाइलिस्ट रूम से चली गई तो जैस्मिन चुपके से प्रशांत के रूम की ओर बढ़ गई। उसने रूम के डोर पर नॉक किया तो दरवाजा खुले होने की वजह से उसे अंदर प्रशांत दिखाई दिया। जैस्मिन ने उसे देख अपनी नजरें झुकाकर कहा, प्रशांत, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? जैस्मिन की आवाज सुन प्रशांत मुड़ा और उसने जैस्मिन को वहां देखा तो वो हैरान रह गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम अंदर आओ। प्रशांत की बात सुन जैस्मिन अपने गाउन को संभालते हुए अंदर आई। प्रशांत ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस एस ऑलवेज। जैस्मिन ने अपना चेहरा नीचे किए हुए ही कहे, थैंक्स प्रशांत, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है।
प्रशांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बिस्तर पर बैठाया और खुद नीचे बैठकर उसे देखते हुए बोला, आओ पहले बैठो और मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या कहना है। जैस्मिन ने कहा, प्रशांत, आई नो तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन प्रशांत मैं शश। जैस्मिन, मैं जानता हूं तुम अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए तुम शायद ये कहना चाहती होगी कि तुम किसी और को पसंद करती हो। ये कहकर वो मुस्कुराया और आगे कहा, जैस्मिन, तुम किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूं कि तुम कितनी शाय रही हो, और अगर तुम ये कहो कि तुम्हारा ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है तो ये बात मुझे तुम 100 बार भी कहोगी तो भी मैं नहीं मानने वाला। जैस्मिन ने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बट प्रशांत मेरा एक अतीत है। प्रशांत ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोल, जैस्मिन, मैं तुम्हें तुम्हारे हर डिसीजन के लिए सपोर्ट करूंगा, बट प्लीज मैरी मी। आई नो अलीना आंटी तुम्हें टॉर्चर करती आई हैं और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें और परेशान करें, इसलिए आफ्टर मैरिज वी विल लिव इन अ न्यू हाउस जहां कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं। मम सो डोंट पैनिक, अब अपने रूम में जाओ, वरना अलीना आंटी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो काफी गुस्सा करेंगी। लास्ट टाइम तुम उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहोगी ना, सो प्लीज जाओ। जब जैस्मिन ये देखा कि प्रशांत उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला है तो वो जाने के लिए उठी। उसने मन में सोचा, प्रशांत चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ये तो पता चल गया है कि मॉम ने तुम्हें मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया है, और झूठ की बुनियाद पर टिके रिश्ते बहुत जल्दी ढह जाते हैं, इसलिए अब इस शादी को करने का कोई मतलब नहीं है। प्रशांत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। वही रूम से जैस्मिन के जाने के बाद प्रशांत की आंखें सर्द हो गई। उसने दरवाजे को बंद किया और बाथरूम की ओर बढ़े लगा। बाथरूम से अलीना की बेटी रोसलिना बाहर आई। रोसलिना भी देखने में काफी सुंदर थी। 0 फिगर, 5 इंच हाइट, गोरा शरीर, लेकिन वो जैस्मिन जितनी सुंदर नहीं थी। उसने बाथरूम से बाहर आकर अपने कंधे से अपनी नाइट ड्रेस को हल्का सा सरकाया। रोसलिना ने बाथरूम बाहर आकर अपने कंधे से अपनी नाइट ड्रेस को हल्का सा सरकाया और प्रशांत के पास आकर उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, जान, इतनी परवाह, वो भी उसकी क्या, तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? प्रशांत ने उसे धक्का दिया और कहा, नहीं, और न कभी होगा। तो फिर ठीक है, कहकर रोसलिना ने बिस्तर पर पड़ा अपना पर्स उठाया और उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स निकालकर उसने प्रशांत के मुंह पर फेंक दी। देखो इन्हें। प्रशांत ने एक फोटोग्राफ को उठाकर देखा तो जैस्मिन उस फोटो में किसी मास्क वाले शख्स के साथ थी। नीचे पड़े बाकी के फोटोग्राफ्स में उस इंसान ने जैस्मिन को गले लगाया हुआ था और कुछ फोटोग्राफ्स में वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। इन फोटोज को देखकर पता चल रहा था कि वो फोटोज पब्लिक प्लेस की है, और अगर जैस्मिन उस शख्स को पब्लिक प्लेस में किस करने दे रही थी तो इसका यही साफ साफ मतलब निकलता था कि जैस्मिन भी उसे पसंद करती थी। ये देखकर प्रशांत ने उन फोटोज को फाड़ दिया। रोसलिना ने उठकर फिर से प्रशांत के गले में अपनी बाहें डाली और कहा, प्रशांत, तुम नहीं जानते वो जैस्मिन कितनी चालाक है। अभी भी वो ये देखने आई थी कि कहीं तुम उसकी सच्चाई तो नहीं जान गए, तभी तो उसने तुमसे वो सवाल किए थे। प्रशांत, उसने तो एक नाजायज बच्चे को भी जन्म दिया है। प्रशांत ने उसकी आंखों में देखते हुए सरकास्टिक वे में हंसते हुए कहा, नाजायज? तुम बता सकती हो कि फिर तुम्हारी पहचान क्या है? दूसरे पर कीचड़ उछालने से पहले ये देख लो कि तुम क्या हो। कहकर उसने रोसलिना को उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर फेंक दिया। रोसलिना ने अपने हाथ पर पड़े लाल निशान को देखा और कहा, प्रशांत, एक दिन तुम पछताओगे, और वो जैस्मिन तो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। कहकर रोसलिना अपने कपड़ों को ठीक करते हुए अपनी मॉम के रूम के बाहर गई और उसे जोर जोर से डोर पर नोक किया। अलीना ने दरवाजा खोला। वो अपना मेकअप कर रही थी। रोसलिना को देख उसने कहा, क्या हुआ? रोसलिना ने आकर अपनी माँ को गले लगा लिया। मॉम, देखो ना, प्रशांत ने मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। वो अभी भी उस जैस्मिन के गुणगान गा रहा है। ये सुनकर अलीना ने उसे दूर किया और उसके बाल पकड़कर कहा, पागल लड़की,
क्या तुमसे थोड़ा सा इंतजार नहीं हो रहा? मैंने कहा था ना कि उन दोनों की शादी हो जाए, फिर हम कुछ कर सकते हैं। जानती हो ना, तुम्हारे उस बाप ने सारी प्रॉपर्टी जैस्मिन के नाम की हुई है और वो प्रशांत भी सिर्फ उससे शादी करना चाहता है। तो बताओ मैं क्या करती? अपनी माँ की बात सुनकर रोसलीना ने अपने पैर पटकते हुए कहा, अच्छा होता कि तुम मुझे जन्म ही ना देती। माँ तुम मेरी हो और सब कुछ मिला किसे उस जैस्मिन को। अलीना ने, प्रशांत के डैड ने तुम्हारे पापा से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया था जिसमें यह साफ लिखा था कि जैस्मिन की प्रॉपर्टी प्रशांत से शादी होते ही उसकी हो जाएगी, और ऐसा होते ही तुम जाकर उसे जैस्मिन के नाजायज बच्चे के बारे में बता देना और धीरे धीरे प्रशांत के दिल में जैस्मिन के लिए नफरत का बीज बोती रहना और उसे अपने जाल में भी फंसा लेना। मगर अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह सब कुछ खराब होता दिखाई दे रहा है। अब जाओ, मुझे कुछ सोचने दो, रोसलीना ने उठते हुए कहा। बट मॉम, अलीना ने गुस्से से कहा। मैंने कहा जाओ यहां से। अलीना की बात सुनकर रोसलीना उसके रूम से चली गई। कुछ देर बाद जब प्रशांत हाथ में फूलों का बुके लिए अपने दोस्तों के साथ ब्यूटीफुल हॉल में खड़ा जैस्मिन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो उसके काफी देर तक न आने पर सभी गेस्ट बातें बनाने लगे। प्रशांत ने बुके को अपने एक दोस्त को थमाया और कहा, मैं देख कर आता हूँ। कहकर वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जैस्मिन के रूम में गया, लेकिन रूम में जैस्मिन नहीं थी। जब सबने सुना कि जैस्मिन भाग गई है तो उन्होंने प्रशांत को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन प्रशांत उन सबको इग्नोर करते हुए जल्दी से होटल से बाहर निकला और अपनी व्हाइट कार लेकर सड़क पर निकल गया। वहीं जैस्मिन, जो कि एक टैक्सी में बैठकर वहां से भाग रही थी, उसे टैक्सी ड्राइवर बार बार मुड़कर देख रहा था क्योंकि उसने अभी अभी वेडिंग गाउन पहना हुआ था। ड्राइवर की अजीब हरकत को देख जैस्मिन को डर लग रहा था। ड्राइवर की अजीब हरकत को देख जैस्मिन को डर था कि कहीं वो पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे, इसीलिए वो टैक्सी को रुकवाकर उस टैक्सी के बाहर उतर गई। वो एक कैफे के अंदर गई और जाकर एक टेबल पर बैठकर अपनी एक दोस्त को कॉल करने लगी। उसने काफी देर बाद ये नोटिस किया कि उस कैफे में उसके अलावा कोई भी नहीं है और न ही अभी तक कोई और कस्टमर ही आया था। यहाँ तक कि कोई स्टाफ भी उसके पास नहीं आया था। जैस्मिन ये देखकर घबरा रही थी। उसने अपनी दोस्त को उस कैफे का एड्रेस टेक्स्ट किया और उठकर वहां से बाहर जाने लगी। तभी उसे अपने पीछे से कुछ कदमों की छलने की आवाज आई। जब तक वो पीछे मुड़कर देखती, किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया था। उसने महसूस किया तो उसे पता चला किसी ने उसके आंखों पर भी पट्टी बांध दी थी। 5 साल बाद एक छोटी सी बच्ची, जिसके बालों की छोटी छोटी 2 छुटियां बनाई हुई थी, उसने एक क्यूट पिंक मास्क से अपने आधे फेस को कवर किया हुआ था। पिंक क्रॉप टॉप के साथ ब्लू स्कर्ट पहने वो बच्ची एक बॉडीगार्ड का हाथ पकड़े खड़ी थी। उस बच्ची का नाम ईश्वरी था। उसने अपनी प्यारी स्माइल के साथ बॉडीगार्ड से कहा, अंकल अंकल प्लीज मुझे कॉटन कैंडी लाकर दीजिए ना। बॉडीगार्ड ने उस बच्ची को कार में बैठाया और बोला, अभी हम 5 मिनट में आते हैं, कहीं जाएगा नहीं। ये कहकर वो बॉडीगार्ड वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो छोटी लड़की ने चुपके से कार से उतरी और वो सीधा सड़क के बीच भागने लगी। उसके बीच सड़क पर भागने की वजह से कुछ कार्स रुकी तो कुछ कार्स उस लड़की को सड़क पर भागता देख एक दूसरे से टकरा गई, लेकिन वो लड़की अपने छोटे छोटे कदमों के साथ सड़क पार करने में लगी हुई थी। उसके लिए अपने बॉडीगार्ड से बचकर वहां से भागना जरूरी था। सड़क को पार करने के बाद वो वहां खड़ी एक ब्लैक कार के पास पहुंची और उस कार का डोर खोलकर अंदर घुस गई और उसने खुद को नीचे छुपा लिया। कुछ देर बाद उस कार में एक ड्राइवर आकर बैठा और उसने कार को ड्राइव किया। एक सुनसान जगह पर आकर उस ड्राइवर ने कार रोकी और वो बाहर निकला। उसने मास्क लगाया हुआ था और ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। कार से एक बड़ी सी बोतल को निकाला जिसमें पेट्रोल था। उसने पेट्रोल को उसने कार के ऊपर छिड़क दिया। इसी के साथ उसने कार की ड्राइविंग सीट के डोर को खोला और उसे ऑटोमेटिक ड्राइव मोड पर करकर वो आदमी वहां से जाने लगा। पीछे से उसने उस कार के ऊपर जलता हुआ लीटर फेंका, जिससे कि कार ने आग पकड़ ली। जलती हुई कार एक नदी की ओर जा रही थी। वो आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था, उसके पास एक और कार आकर रुकी और उसमें बैठकर वो वहां से चला गया। कार के नदी में डूबते ही डायरेक्टर ने कट बोला। यहाँ एक ड्रामा की शूटिंग चल रही थी।
उस डायरेक्टर के कट बोलते ही सभी क्रू मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हो गए। तभी डायरेक्टर ने कहा, जैस्मिन और उस छोटी बच्ची को बुलाओ, दोनों ने काफी अच्छा काम किया। एक क्रू मेंबर ने डायरेक्टर की बात पर सहमति जताते हुए कहा, वाकई में मुझे तो लगा था कि कार्स के बीच से गुजरते हुए वो बच्ची डर जाएगी, मगर ये शॉट उसने एक बार में ही फिनिश कर दिया। डायरेक्टर ने कहा, तुम सही हो, वो बच्ची अमेजिंग है, मैं उससे अपने बेटे को मिलाना चाहूंगा। वैसे अभी तक वो आई क्यों नहीं? जो क्रू मेंबर डायरेक्टर से बात कर रहा था उसने कहा, मैं देख कर आता हूं। इतना कहकर वो नदी किनारे जैस्मिन और ईश्वरी को ढूंढने चला गया, मगर उसे वहां पानी में डूबती कार से निकलते धुएं के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। जब उसे जैस्मिन कहीं नहीं मिली, इसी के साथ उससे उस बच्चे को ढूंढा, मगर ईश्वरी भी उसे वहां नहीं मिली, तो ये देखकर वो आदमी परेशान हो गया। वापस आकर डायरेक्टर जब उसने ये बात बताई तो डायरेक्टर भी परेशान हो गया और उन दोनों को ढूंढने के लिए सभी को कह दिया। जैस्मिन के ना मिलने पर वो सभी अपना लंच तक नहीं कर पाए। तभी एक आदमी ने नदी के पास से आवाज लगाई तो सभी लोग वहां दौड़ कर गए। उन्होंने देखा कि पानी से जैस्मिन ईश्वरी को लेकर निकल रही है। सब ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कार खाली होगी और उसे समुद्र में डूबा दिया जाएगा और कार के डूबने से पहले ही उसमें मौजूद बच्ची और जैस्मिन को स्टंटमैन बाहर ले आएगा। मगर वो स्टंटमैन अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैस्मिन ने शूटिंग के लिए जो वेडिंग गाउन पहना था वो भी आधा जला हुआ था। अगर उनकी कार नदी की बजाय खाई में गिरती तो वो दोनों किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच सकते थे। वहीं ये नजारा वहां मौजूद उन सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। सब सोच रहे थे कि जैस्मिन की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो आग और पानी दोनों से बचकर बाहर निकली थी। वो सभी खड़े खड़े बस जैस्मिन को देख रहे थे। उनमें से डायरेक्टर ही कुछ समझदार था, जिसने जल्दी से जैस्मिन के लिए एक टॉवल लाने के लिए ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद जैस्मिन उन सभी के बीचों बीच खड़ी थी। उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने बस ईश्वरी की पीठ और हाथ को सहलाया। जब डायरेक्टर ने उसके सामने एक चेयर रखी तो जैस्मिन खुद नीचे बैठ गई और उसने ईश्वरी को चेयर पर बैठाया और उसने परेशान होकर पूछा, तुम ठीक हो? ईश्वरी ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें खोलने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोली, डैडी, मुझे ठंड लग रही है। ये सुनकर जैस्मिन ने जल्दी से उसे गोद में लिटा लिया और पेट पर दबाव बनाते हुए मुंह से पानी निकाल दिया। कुछ ही देर में बच्ची पूरी तरह होश में आने लगी। जैस्मिन ने लड़की से पूछा, क्या तुम ठीक हो? छोटी लड़की ने अपनी मासूम आंखें खोली और जैस्मिन की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। फिर डायरेक्टर ने कहा, ये किसकी बेटी है? इसके माँ बाप को बुलाओ। डायरेक्टर के कहने पर कोई भी उस लड़की के पास नहीं आया। इतने में डायरेक्टर उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी? इसकी माँ को बुलाकर लाओ। एक क्रू मेंबर ने कहा, सर, मुझे नहीं लगता कि उसकी माँ यहाँ है, क्योंकि मैंने उसे काले कपड़े पहने कुछ आदमियों के साथ देखा और अब न तो वो दिख रही है और न ही वो सारे आदमी यहाँ दिख रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर डायरेक्टर फिर चिल्लाया, अरे तो जाकर उन्हें ढूंढो, मेरा मुंह देखने से कुछ नहीं होगा। फिर डायरेक्टर रुका और बोला, 1 मिनट, वो नया स्टंटमैन कहाँ है जिसने कार चलाई थी? डायरेक्टर के पूछने पर वहां फिर सन्नाटा पसर गया। डायरेक्टर फिर चिल्लाया, कहाँ है वो? अरे, अगर ये सोची समझी साजिश है तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऊपर से इसके माँ बाप का ही कुछ पता ही नहीं। एक आदमी ने डायरेक्ट की बात सुनी तो वो अचानक कुछ याद करते हुए बोला, हाँ, याद आया सर, मैंने उस स्टंटमैन को भागते हुए देखा था। मुझे लगता है कि ये सब प्री प्लान था। उस नए स्टंटमैन ने कोई शूटिंग नहीं की थी। वो या तो जैस्मिन को नुकसान पहुंचाने आया था या उस लड़की को मारने आया होगा। उस शख्स की बातें सभी को अच्छी लगी। वहीं जैस्मिन भी ये सुनकर लड़की के लिए डर गई। फिर डायरेक्टर ने कहा, जैस्मिन, तुम्हारी किसी तो आखिर कौन थी ये प्यारी बच्ची और क्या हुआ है अभी जैस्मिन के साथ? क्यों शादी से वो भाग गई थी? क्या वो अपनी बेटी को ढूंढ पाई है? जानने के लिए सुनिए ये कहानी हमारे साथ और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप कहानी के आने वाले एपिसोड्स को भी आराम से सुन पाएँ।